हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में। लिंक रिएक्शन, आप लिंक रिएक्शन बोलें, इसको हम मित्रों गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। गेटवे रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, इसको हम गेटवे रिएक्शन भी बोल देते हैं, लिंक रिएक्शन भी बोल देते हैं। साइट की अगर बात करें कहां होगी साइट, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि लिंक रिएक्शन जो चलेगी, पायरूवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन होगा वो लिंक रिएक्शन में होगा और लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। साइट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। मित्रों, जैसे कि आपने देखा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, आपने क्या देखा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जब ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस, तो आपने देखा 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स बने थे। 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बने। एक पायरूवेट मॉलिक्यूल में तो 3 कार्बन होता है। अब ये पायरूवेट मॉलिक्यूल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मैं हल्का सा ऐसे दिखा देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पर चलेगी लिंक रिएक्शन, ताकि पायरूवेट से डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जा सके। मतलब पायरूवेट का एक तरह से समझिए फर्दर ब्रेकडाउन हो टू लिबरेट एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? यहां पर एनर्जी जो निकलेगी लिंक रिएक्शन में, वो मित्रों रिड्यूसिंग पावर्स की फॉर्म में निकलेगी। भाई एनर्जी 2 ही तरह से निकल सकती है रिएक्शन से। जब कोई रिएक्शन चलेगी तो एनर्जी 2 तरीके से निकलेगी वहां, या तो एटीपी की फॉर्म में निकले या रिड्यूसिंग पावर्स की फॉर्म में निकले। मतलब NADPH बने या NADH बने, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे NADH बनेगा लिंक रिएक्शन में। तो मित्रों, लिंक रिएक्शन में पायरूवेट जो होगा, पायरूवेट ये पायरूवेट है। पायरूवेट का अगर हम ये वाला पार्ट देखें मित्रों, ये वाला पार्ट, ये एसिटाइल पार्ट है। एसिटाइल, ये एसिटाइल है। अब होगा क्या, पायरूवेट प्लस में NAD प्लस ये चीजें होंगी और रिएक्शन चलेगी, लिंक रिएक्शन। मित्रों, रिएक्शन का अगर हम देखें तो केवल एक ही स्टेप है इस रिएक्शन में, जो एंजाइम होगा PDC एंजाइम। PDC का मतलब है पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम है। एंजाइम का हम बताते हैं अभी, पहले आप ये समझिए हुआ क्या। पायरूवेट प्लस NAD प्लस COH, PDC एंजाइम ने क्या किया, एसिटाइल को एंजाइम बनवाया। एसिटाइल कोए प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होगी मित्रों। यहां पर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, प्लस CO2 प्लस, और यहां पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन अगर होगा पायरूवेट का, तो जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग पावर्स की फॉर्मेशन जरूर होगी। तो हम देखेंगे प्लस NADH बनेगा, ये बना। अब मित्रों, ये बात है जब एक मॉलिक्यूल केवल जा रहा है। जब लिंक रिएक्शन में एक पायरूवेट मॉलिक्यूल गया तो हमने देखा एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल कोएंजाइम बना, एक कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2 और एक NADH बना। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब ग्लाइकोलाइसिस हुई थी तो ग्लूकोज ने 2 पायरूवेट बनाए थे।
तो अगर 2 पायरुवेट की हम बात करें, यहां मैं लिखूं 2 पायरुवेट अगर मॉलिक्यूल होंगे तब मामला क्या होगा, तब मामला ये हो जाएगा 2 पायरुवेट हैं, एंजाइम रहेगा पीडीसी, बोले तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम रहेगा। तो हम देखेंगे 2 एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे, एसिटाइल कोए, ये ना मित्रों इस तरह से लिखिए, कोए एंजाइम प्लस 2 CO2 प्लस 2 NADH, 2 NADH, इस तरह से ये मामला बनेगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो हमारी समझ में आ गया कि लिंक रिएक्शन में अगर बात करें कितनी एनर्जी लिबरेट हुई जब पायरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, या हम बोले पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, तब लिंक रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है, तो वो निकलती है मित्रों 2 NADH, 2 NADH एनर्जी यहां पर निकल जाती है। ठीक है मित्रों, देखने में तो ये रिएक्शन आप देखोगे केवल एक सिंगल स्टेप की है कि जी पीडीसी ने पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम बना दिया, जो ये बना एसिटाइल को एंजाइम प्रोडक्ट है लिंक रिएक्शन का, ये बन गया, CO2 भी बनी। लेकिन मित्रों जो एंजाइम है, एंजाइम की वर्किंग बड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है। इसमें एंजाइम को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एंजाइम का जो वर्किंग है, इसमें एंजाइम का जो काम करने का तरीका है, जैसे काम कर रहा है हम देखेंगे। एंजाइम जो है वो मित्रों एक तो तीन सब यूनिट से बना है एंजाइम। इसका जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है वो 3 सब यूनिट से बना है, और अलग अलग सब यूनिट्स का अलग अलग काम है, ये हमें समझना है। ये देखिए आप, तो मित्रों अगर हम बात करें एंजाइम के बारे में, और क्वेश्चन जब भी आएगा, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आएगा नेट के एग्जाम में वो पायरुवेट से एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस था, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट था, वहाँ पूरा पाथवे से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पर्टिकुलर एंजाइम से कम आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पीडीसी एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप थोड़ा सा इसको समझिए मित्रों। देखिए पीडीसी बोले तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस एंजाइम के मित्रों 3 सब यूनिट होती हैं। पीडीसी की जो सब यूनिट है वो 3 सब यूनिट है मित्रों। एक E1 है, E1 सब यूनिट जो है उसको हम बोलेंगे पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, यह डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगी। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, क्यों? क्योंकि E1 सब यूनिट पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगी, CO2 को निकलवाएगी। E1 जो सब यूनिट है। एक है मित्रों E2 सब यूनिट, E2 सब यूनिट जो है वो डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है। डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, इसका भी हम देखेंगे क्या करेगी, जो E2 सब यूनिट है। और जो मित्रों तीसरी सब यूनिट होती है E3 होती है डाईहाइड्रोलिपोइल। मित्रों लिपोइल में Li आएगा, डाईहाइड्रोलिपोइल। यहां पर देखिए डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज
जिनेज। एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन होगा वो E3 सब यूनिट्स के द्वारा होगा। E3 सब यूनिट ऑक्सीडेशन करेगी कंपाउंड का, और यही E3 जो सब यूनिट है PDC की, यही बनवाएगी मित्रों NADH NAD से। NAD को रिड्यूस कर दिया जाएगा, NADH बन जाएगा। तो ये सब यूनिट्स हैं PDC की। मित्रों इनके कोफैक्टर्स भी हैं, इन सब यूनिट्स के कोफैक्टर्स भी हम देखेंगे। जो कोफैक्टर हैं वो हम दो तरह के कोफैक्टर देखेंगे, वो साथ साथ ही हम समझेंगे जो कोफैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। और हम देखेंगे कोफैक्टर्स में भी दो तरह के कोफैक्टर्स होंगे। एक तो वो कोफैक्टर्स होंगे जो कंपाउंड में जुड़ने के बाद कंपाउंड का ही पार्ट बन जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल में जुड़े तो मॉलिक्यूल का ही पार्ट बन गए, तो उस तरह के कोफैक्टर्स को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफैक्टर्स बोलेंगे। और एक कोफैक्टर्स मित्रों हम ऐसे देखेंगे कि जो केवल रिएक्शन कराने के लिए आएंगे, रिएक्शन कराने के बाद वो अपना गायब चले जाएंगे, हट जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है जुड़ने का, उनको हम कैटालिटिक कोफैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है मित्रों, एंजाइम को भी थोड़ा समझना जरूरी है, तो एंजाइम को भी देख लेते हैं। देखिए मित्रों, जैसे कि 3 सब यूनिट है एंजाइम की, मैं लिख देता हूं PDC। वर्किंग किस तरह से काम करता है PDC, 3 सब यूनिट है मित्रों। पहले पायरुवेट जो है, जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट हो गया, इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो मित्रों हम देखेंगे यहां से CO2 निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। CO2 हमने लिबरेट कर दी मित्रों, यहां पे लिख देते हैं CO2 को, CO2 लिबरेट कर दी, ये वाला पार्ट लिबरेट हो गया। और ये वाला पार्ट किसने किया, यहां पर हुआ क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को करने वाला एंजाइम की कौन सी सब यूनिट है, E1 सब यूनिट है। हम देखेंगे मित्रों ये काम किया E1 एंजाइम ने, मैं यहां E1 लिख देता हूं। मित्रों E1 जो होता है, E1 के साथ ही जुड़ा होता है TPP कॉम्प्लेक्स, थायमीन पायरोफॉस्फेट। मतलब E1 जो है, E1 से जुड़ा हुआ होता है TPP, ये जुड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है बॉटम लाइन कि E1 का कोफैक्टर होता है TPP, और ये कोफैक्टर ऐसा कोफैक्टर है जो कैटालिटिक है, स्टोइचियोमेट्रिक नहीं है। अब E1 ने जो डीकार्बोक्सिलेज का काम करती है, डीकार्बोक्सिलेशन करवा दिया। अब TPP क्या करेगा, TPP रिसीव करेगा इस हाइड्रोक्सी इथाइल कार्बन आयन को। जब ये रिसीव इसको करता है तो मित्रों मामला कुछ ऐसा हो जाता है इसका, यहां पे OH लिख लीजिए आप। ये मामला हो गया। अब मित्रों इसको हम बोलते हैं, इस वाले जो कॉम्प्लेक्स बनाया E1 ने, TPP ने जो रिसीव किया हाइड्रोक्सी इथाइल कार्बन आयन को और कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको हम बोलेंगे मित्रों हाइड्रोक्सी इथाइल कार्बन आयन TPP कॉम्प्लेक्स, ये बन गया जी।
अब मित्रों, अब काम क्या करेगा, अब काम आएगा E2 सब यूनिट का। E2 सब यूनिट क्या करती है, E2 सब यूनिट्स का कोफैक्टर होता है मित्रों लिपोमाइड या लिपोइक एसिड, हम बोल सकते हैं लिपोइक एसिड। जो लिपोइक एसिड है वो शुरू में मित्रों ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहा। अब देखिए ये मित्रों जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर को फैक्टर E2 सब यूनिट के लिए ये भी कैटालिटिक को फैक्टर है। अब ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा इसको। जब ये रिसीव इसको करेगा तो मामला ऐसा हो जाएगा, ये मामला हो गया। हम लिख सकते हैं ये रिएक्शन फर्स्ट, आप इसको नाम दे दीजिए, ये रिएक्शन 2 दे दीजिए, इसको रिएक्शन हम 3 दे देते हैं। मित्रों 4 रिएक्शन में क्या होगा, अब E2 सब यूनिट ही इसको निकलवाकर कोए को जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए 4th रिएक्शन में क्या हुआ, ये वाला पार्ट निकल जाएगा और इससे जुड़ जाएगा ये वाली चीज। और निकल क्या गया, निकला ये वाला पार्ट। क्या निकला, निकला मित्रों ये वाला पार्ट। ये वाला जब पार्ट निकलता है और जब ट्रांसफर होता है तब मित्रों इस वाले पार्ट को, जो लिपोअमाइड वाला पार्ट है, वो रिड्यूस हो जाता है। जब लिपोमाइड रिड्यूस हो जाएगा तो मामला, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटाइल लिपोअमाइड। इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एसिटाइल लिपोअमाइड लिपोअमाइड। अब एसिटाइल लिपोअमाइड से ये वाला पार्ट, लिपोअमाइड वाला पार्ट निकल जाता है रिड्यूस होकर। जब रिड्यूस होकर निकलता है मित्रों तो रिडक्शन को थोड़ा, निकले हुए पार्ट को इधर दिखाते हैं ना, पार्ट निकल गया, कौन सा पार्ट निकला था, S, और ये मित्रों रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो गया। अब काम आता है E2 सब यूनिट के बाद E3 सब यूनिट का। E3 सब यूनिट क्या करती है, E3 सब यूनिट से जुड़ा होता है मित्रों FAD। FAD अब ये E3 यूनिट क्या करेगी, यहां पे समझने वाला पॉइंट है। E3 यूनिट करती है इसका ऑक्सीडेशन, किसका, लिपोमाइड का, जो रिड्यूस हुआ था। जब ये हटा था लिपोमाइड और COH जुड़ा था तब लिपोमाइड चेन का रिडक्शन किया गया था, रिड्यूस हो गया था। अब E3 सब यूनिट ये करेगी कि इसका कर देगी ऑक्सीडेशन। मैं E3 लिख देता हूं यहां, E3, और E3 से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, FAD।
E3 के लिए कोफैक्टर होता है FAD। अब इसका जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मित्रों ये फिर से इसमें आ जाएगा, ये ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड, ऑक्सीडाइज्ड लिपोमाइड मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ E3 सब यूनिट के द्वारा, E3 सब यूनिट के थ्रू, तब E3 सब यूनिट ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और FAD को दे दिया, और FAD चेंज किस में हो गया, FADH2 में, FADH2 FADH2 बन गया। अब FADH2 क्या करता है, FADH2 NAD को रिड्यूस करके फिर से आ जाता है FAD फॉर्म में। अब देखिए यहां पर NAD को रिड्यूस किया गया और बनाया गया NADH। मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, हो सकता है दिख ना रहा हो बोर्ड में। अब देखिए FADH2 बना, FADH ने क्या किया, NAD को रिड्यूस कर दिया, NAD को रिड्यूस कर दिया और बनवा दिया NADH। तो इस तरह से आपने देखा कि जो E3 सब यूनिट है वो काम कर रही है ऑक्सीडेशन का, मतलब डिहाइड्रोजनेज जो सब यूनिट है E3, उसने कैसे NAD से NADH बनवाया। कैसे बनवाया, सिंपल सी बात है, जो ये रिड्यूस फॉर्म थी, रिड्यूस्ड अमाइड में लिख देता हूं, रिड्यूस्ड अमाइड, रिड्यूस्ड लिपोअमाइड, रिड्यूस्ड लिपोअमाइड जो था उसका कर दिया ऑक्सीडेशन। और इसका रिडक्शन कब हुआ था, इसका रिडक्शन तब हुआ था मित्रों जब COASH को जोड़ा था एसिटाइल में, तब इसका रिडक्शन हुआ था। और अब इस रिड्यूस्ड लिपोअमाइड का ऑक्सीडेशन करती है E3 सब यूनिट PDC की, और ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकले वो दे दिए FAD को, तो FAD खुद हो गया FADH2। अब FADH2 क्या करेगा, NAD को रिड्यूस कर देगा। FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए NAD को, तो NAD से बन गया NADH इस तरह, और FADH2 खुद कन्वर्ट हो जाता है फिर से FAD में। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा कि कैसे PDC पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स अपना काम करता है इन स्टेप्स। पहले स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन किया, दूसरे स्टेप में एसिटाइल ट्रांसफर किया, आपने देखा एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है जो E2 एंजाइम है, पहले लिपोअमाइड पर ट्रांसफर किया, उसके बाद लिपोअमाइड से COSH पर ट्रांसफर किया एसिटाइल को, एसिटाइल ग्रुप को, इसको रिड्यूस कर दिया। फिर आपने देखा जो E3 सब यूनिट थी जिसको हम बोल रहे थे डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, उसने कैसे जो रिड्यूस्ड लिपोअमाइड था उसका ऑक्सीडेशन करके FADH2 बनवाया, और FADH2 ने कैसे NAD को रिड्यूस करके NADH बनवाया। तो मित्रों ये थी वर्किंग इसकी, बोले तो PDC एंजाइम के बारे में। मित्रों अब इसका एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन की मित्रों बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि PDC एंजाइम का रेगुलेशन किस हिसाब से होता है, क्योंकि रेगुलेशन डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी हमने मित्रों रेगुलेशन डिस्कस किया था, रेगुलेटरी स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से होंगे, हमने ये बात डिस्कस की। फिर हमने बात की ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की, वहां भी हमने मित्रों ये देखा कि कौन से स्टेप्स पर रेगुलेशन हो रहा है। ऐसे ही मित्रों हम लिंक रिएक्शन में भी रेगुलेशन की बात करेंगे, और रेगुलेशन में भी अब ये बात करेंगे हमें ये तो पता है कि भाई एक एंजाइम काम कर रहा है जो PDC एंजाइम है, ठीक है, लेकिन रेगुलेशन हम बात करेंगे कि PDC एंजाइम के कौन सी सब यूनिट
को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रेगुलेशन के लिए। ठीक है मित्रों, आई थिंक दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पीडीसी रेगुलेशन पर होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय।